आदाब, इस्तकबाल है प्राइम डिबेट में। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। कोलकाता रैली में अपोजिशन ने अपनी ताकत का मुजाहरा किया। ममता की इस रैली में तकरीबन हर अपोजिशन पार्टी का चेहरा शामिल था। कहा जाता है कि सियासत में कोई मुस्तकिल दोस्त या दुश्मन नहीं होता। इसकी एक झलक कोलकाता में ममता की रैली में देखने को मिली। अपोजिशन लीडरों ने एक सुर में कहा कि वो मोदी से मुल्क को बचाने के लिए मुत्तहिद हुए हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि यह इत्तेहाद जो सामने है, क्या यही इत्तेहाद पर्दे के पीछे भी है? क्योंकि ज्यादातर रियासतों में यह पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं। या यूं कहा जाए कि यह इत्तेहाद एक उम्मीद है लोकसभा इंतखाबात के नतायज के बाद बनने वाली सूरत हाल के लिए, यानी जिसकी जितनी ताकत इख्तिदार में उसकी उतनी हिस्सेदारी। बीजेपी ने इस रैली को मफाद की रैली बताया और कहा कि अपोजिशन पहले अपना लीडर बताए। खैर, पहली नजर में इस इत्तेहाद को देखकर लगता है कि सभी इस उम्मीद पर इंतखाब लड़ रहे हैं कि वो किंग या किंग मेकर बनेंगे, या यूं कहा जाए कि असली सियासत तो अभी बाकी है। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद तफसील से इस पर हम बात करेंगे। साल 8 महीने हो गए, इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया। अगर सच कहना बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी के बुलावे पर मुल्क भर में अपोजिशन पार्टियों के लीडर यूनाइटेड इंडिया रैली में शामिल हुए। इस साल मई में होने वाले आम इंतखाबात से पहले ये मोदी मुखालिफ बड़ी रैली थी। साबिक वज़ीर आज़म एच.डी. देवेगौड़ा, उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला अखिलेश यादव, शरद पवार के अलावा बागी तेवर रखने वाले बीजेपी एमपी शत्रुघ्न सिन्हा, साबिक मरकजी वजीर अरुण शौरी, एम.के. स्टालिन रैली में शामिल हुए। ममता बनर्जी ने इस रैली के जरिए अपोजिशन इत्तेहाद के अलावा अपनी ताकत का एहसास कराया। यही वजह थी कि पार्टी ने इस रैली में बहुत ज्यादा हुजूम इकट्ठा किया। ममता बनर्जी ने इस रैली को वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इख्तिताम के आगाज से ताबीर किया। आप तो लालू जी को भी नहीं छोड़ा, आप अखिलेश को भी नहीं छोड़ा, आप मायावती जी को भी नहीं छोड़ा, आप मेरे को भी नहीं छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा। सब आपको क्यों छोड़ेंगे? सब आपको क्यों छोड़ेंगे? जब आपका साथ है तो ठीक है, और आपका साथ नहीं है तो सब चोर है। और देश में नया प्रधानमंत्री आ जाए तो कितनी खुशी होगी हमें और आपको मिलकर के। हम तो कहते हैं अगर हमारे पास दूल्हे ज्यादा हैं, जो जनता तय करेगी वही बनेगा, और पहले भी बना है, फिर एक बार नया प्रधानमंत्री बनेगा। मुझे कई लोग पूछते हैं अगर मोदी नहीं तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? मैं उनको कहना चाहता हूं 2019 का चुनाव प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव नहीं है। 2019 का चुनाव मोदी और अमित शाह को भगाने का चुनाव है। ये महागठबंधन एक अनोखा बंधन है। ये बंधन तो नामदारों का बंधन है, ये बंधन तो भाई भतीजावाद का बंधन है, ये बंधन तो भ्रष्टाचार का बंधन है, ये बंधन तो घोटालों का बंधन है, ये बंधन तो नकारात्मकता का बंधन है, ये बंधन तो अस्थिरता का बंधन है। लोकसभा इंतखाबात से कबल मरकज की नरेंद्र मोदी हुकूमत को घेरने के लिए बुलाई गई इस रैली में छोटी बड़ी और इलाकाई पार्टियों के लीडरों ने खिताब किया और वोटरों से आने वाले आम इंतखाबात में वज़ीर आज़म मोदी और भारतीय जनता पार्टी की क़यादत वाली एनडीए हुकूमत को इक़्तिदार से बाहर करने की अपील की। उधर इस अपोजिशन की रैली पर सवाल खड़े करते हुए मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अपोजिशन को एक लीडर सामने लाना चाहिए। राहुल गांधी, मायावती, ममता बनर्जी के अलावा कुछ इलाकाई लीडर भी हैं जिनकी वजीर आजम बनने की मंशा है। इस बयानबाजी के दरमियान सवाल ये उठ रहा है कि क्या बीजेपी ये चाहती है कि महागठबंधन अपने एक रहनुमा का ऐलान करे ताकि वजीर आजम नरेंद्र मोदी को इंतखाबात में उससे बराह रास्त मुकाबला करने में आसानी हो। लेकिन ये तो वाज़ेह हो गया कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले वक्त में
महागठबंधन पर इस बात को लेकर निशाना साधेगी कि उसका लीडर कौन है। देखना होगा कि अजीम इत्तेहाद के लीडर का ऐलान न होना उसके लिए फायदेमंद होगा या बीजेपी के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि जो इत्तेहाद सामने है, नजरों के सामने है, क्या वही इत्तेहाद इन पार्टियों में पर्दे के पीछे भी है? आखिर इस इत्तेहाद का मैकेनिज्म क्या होगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और इस रैली में खास बात यह देखने को मिली कि तमाम पार्टियों ने इस बात का जिक्र किया कि उनका लीडर कौन होगा यह इंतखाबात के बाद तय किया जाएगा, क्योंकि बार बार हुकूमत की तरफ से या यूं कहा जाए बीजेपी की तरफ से इसी पर वार किया जा रहा था कि आखिर कोई चेहरा सामने क्यों नहीं आता है। हालांकि वो एक चीज साफ हो गई, लेकिन बड़ा सवाल ये कि इस इत्तेहाद का मैकेनिज्म क्या होगा, उस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, बहुत जल्दी अपने मेहमानों का हम आपसे तारुफ करा दें। मेरे साथ अफजल अब्बास साहब जो कि लीडर हैं जेडीएस के, मोइनुद्दीन शम्स साहब एमएलए हैं टीएमसी के, अब्दुल हफीज गांधी साहब स्पोक्सपर्सन है समाजवादी पार्टी के, सुरेंद्र राजपूत साहब स्पोक्सपर्सन है कांग्रेस के, और अतुल शाह जी आप स्पोक्सपर्सन है बीजेपी के, आप भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और कुछ देर में सीपीआई लीडर अमीर हैदर जैदी साहब भी मेरे साथ इस शो में जुड़ जाएंगे। अपने तमाम मेहमानों का बहुत इस्तकबाल करते हैं। सबसे पहले अतुल शाह जी, आपसे ही मैं शुरुआत करना चाहूंगा कि कोलकाता की रैली जितनी भी पार्टियां थी, पूरा अपोजिशन, और उसकी सिर्फ एक ही डिमांड, उसकी सिर्फ एक ही उम्मीद और उसकी सिर्फ एक ही मांग कि पीएम मोदी को हटाओ। मैं यही पूछना चाहता हूं इनको, आप क्या करने वाले ये तो बताइए। सिर्फ मोदी हटाओ, आज ये सब डर के मारे सब इकट्ठे हुए हैं। कभी इनके घरों में झांके कि इन्होंने क्या किया है। हमने इसके पहले भी कोalition की सरकारें देखी है, फिर वो देवे गौड़ा की हो, वीपी सिंह की हो, मोरारजी देसाई की हो, सब ये कोalition की सरकार से जनता त्रस्त है और मोदी साहब ने तो डिलीवर किया है। मैं अभी कांग्रेस के भ्रष्टाचार का तो उल्लेख करना नहीं चाहता। आप जिस सरकार में बैठे हैं अतुल शाह जी, वो भी कोalition की ही है ना, सरकार एनडीए की ही सरकार है। प्राइम मिनिस्टर, मैं बताता हूं, नहीं बिल्कुल मैं बताता हूं आगे। और हमने एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर की सरकार भी देखी। अब ये सिर्फ ये एक हुए हैं, ये सब अपने स्वार्थ के लिए एक हुए हैं। और जैसे आपने बिल्कुल आपके ओपनिंग रिमार्क्स में कहा, कहां है इनका लीडर, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? अरे प्रधानमंत्री बनते बनते तो ये क्या हो जाएगा। ये जनता मोदी जी में पूरा विश्वास रख रही है और ये डर के मारे ये सब एक हुए हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। कोई पॉजिटिव कार्यक्रम तो आपने कलकत्ता में कोई दिया नहीं। सिर्फ मोदी जी को गाली देने से नहीं होगा। जनता ये जानना चाहती है कि आपके प्रोग्राम क्या है, आप क्या करने वाले हैं। ठीक है, सुरेंद्र राजपूत जी, सुरेंद्र राजपूत जी, जो सवाल अतुल शाह कर रहे हैं कि आखिर आप लोगों का मैकेनिज्म क्या होगा इस गठबंधन के बंधन के लिए, आखिर आप लोगों ने क्या क्या है? मुद्दे हैं हमारे पास, सब चीजें हमारे पास। रोजगार परक विकास के लिए एक सेट पैटर्न है जो कि हम पहले भी दिखा चुके हैं। हमारे पास सिग्नेचर प्रोग्राम्स हैं, जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, मनरेगा, एक पाकिस्तान के दो पाकिस्तान, कन्फर्म और फर्म विदेश नीति, और यूएन में तमाम परमानेंट सीट के लिए तमाम लोगों से बातचीत कर। खैर हमारे पास तो एक सैकड़ा प्रोग्राम है रोजगार के लिए, किसान के विकास के लिए, किसानों की कर्ज माफी के लिए। हमारे पास सब जगह पे प्रोग्रामों की हमारे पास प्रोग्राम एंड इंप्लीमेंटेशन दोनों की हमारे पास कमी नहीं है। हमने तो इनको प्रोग्राम दे रखे हैं। ये हमारी प्रोग्राम पर, चाहे वो आधार का हो, चाहे वो जीएसटी का हो, चाहे वो डीबीटीएल का हो, चाहे वो क्या नाम उसका हो, निर्मल भारत का हो, जिसको ये स्वच्छ भारत कह देते, सारे के सारे तो हमारी प्रोग्राम पर चल रहे हैं। असल बात है कि अतुल शाह वो कोalition अलायंस के प्रोग्राम के बारे में पूछ रहे हैं सुरेंद्र राजपूत जी। अतुल शाह ने पूछा है कि अलायंस का मैकेनिज्म क्या होगा, आप क्या कुछ लेकर आ रहे हैं, उस पर सवाल नहीं है। अलायंस का मैकेनिज्म
नहीं, उन्होंने अब अलायंस के मैकेनिज्म पर भी हम बता देते हैं। अलायंस का मैकेनिज्म अगर जो पूछता है, जिसको कहते हैं ना कि जिसको ये गुरूर है कि वो मजे में है, या तो वो फकीर है या नशे में है, अगर ये लोग नशे में है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? अलायंस का मैकेनिज्म तो बड़ा सिंपल सा है, जो एनडीए के अलायंस का मैकेनिज्म है। भाई आज देखिए ना, कोएलिशन की सरकार ये भी चला रहे, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी चलाई, हमने भी चलाई इससे पहले। पिछले 25-30 सालों में कहां इंडिपेंडेंट किसकी सरकार चली है? अलायंस का मैकेनिज्म है आपसी बातचीत, जिसके पास जितना संख्या होगा उस हिसाब से उसको एकोमोडेट करना। अलायंस का मैकेनिज्म है सारी जगहों पर हम उस क्षेत्रवार रिप्रेजेंटेशन दे। अलायंस का मैकेनिज्म है कि क्षेत्रीय दलों की स्वायत्तता को, क्षेत्र को और क्षेत्र के मुद्दों को हम हर जगह पर जिम्मेवारी पूर्वक उनको रखें, उनकी भावनाओं को नियंत्रण करें, उनकी भावनाओं का सम्मान करें। आसाम की प्रॉब्लम हो तो आसाम की प्रॉब्लम सॉल्व हो, कोalition की गवर्नमेंट की बंबई की प्रॉब्लम हो तो बंबई का प्रॉब्लम सॉल्व हो। आज लोगों ने मैंडेट 282 सीट ये मोदी जी को दे दिया है। लोगों को मैं कहने का मतलब ये था कि कोalition गवर्नमेंट आज तक हुई, आपको मालूम है हमको 413 का मैंडेट मिला था, दे दी 282। आपको याद है कि हमको 413 का मैंडेट मिला था? 282 वो अब और उसके बाद 282 के बाद हम 16 आपको 2 थे उसमें, राज्यों में भी सिर्फ 2 भारतीय जनता आपको याद पार्टी है? को लोगों ने पसंद किया है, आपको रिजेक्ट कर और दिया। पिछले 1 साल से आपको रिजेक्ट अबू कर भाई दिया है। पिछले 1 साल से कौन सा राज्य जीते हैं? मैं कर्नाटक हारे, राजस्थान हारे, मध्य प्रदेश हारे, छत्तीसगढ़ हारे, तेलंगाना हारे, मिजोरम हारे, सबसे 6 राज्य हार चुके हैं। वो तो हम सारे के सारे उपचुनाव हारे, कहने का मतलब सारे के सारे उपचुनाव हारे। कर्नाटक में आप समझिए मेरी बात, उभर कर हम आए। इन्होंने है क्या कि ये जनता का अपमान कर रहे हैं अपने अभिमान से। आप मेरी बात समझिए, नहीं ये शायरी से कुछ नहीं होने वाला है, ये अरे आपकी बात काय को समझे, आपकी बात समझने के लिए बैठे हैं कि अपनी बात समझाने के लिए बैठे हुए? ठीक है, मैं मोइनुद्दीन शम्स के पास जाऊंगा। क्या नाम है? सुरेंद्र जी बात पूरी हो गई आपकी। सुरेंद्र जी बात पूरी हो गई। मैं अतुल शाह जी आपके पास जाऊंगा। सुरेंद्र जी मैं दोबारा से आता हूं, मैं दोबारा से आता हूं। सुरेंद्र जी मैं आता हूं। मोइनुद्दीन शम्स साहब, जिस अलायंस, जिस इत्तेहाद के गठबंधन की आप बात कर रहे हो और इतनी बड़ी रैली आपने किया टीएमसी की तरफ से, इतनी बड़ी रैली की गई, मेगा शो किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पर भी कमी नजर आई, लेफ्ट को छोड़कर यह रैली की गई। आई और मैं समझता हूं कि इतना कामयाब रैली शायद हिंदुस्तान ने पश्चिम बंगाल में और काफ़ी दिनों से नहीं देखा। मेरे ख्याल से मैं कह सकता हूं कि जब से मैं सियासत में हूं मैंने कभी नहीं देखा कि इतनी कामयाब रैली ब्रिगेड परेड ग्राउंड में हुआ है। हमने वहां से हमारी लीडर ममता बनर्जी ने जो मैसेज देने की कोशिश की है उस रैली के जरिए तमाम लोगों को बुला करके कि हिंदुस्तान अब तैयार है इस भ्रष्टाचार वजीर आजम को, इस भ्रष्टाचार सरकार को, जो सरकार हिंदुस्तान को तबाह बर्बाद कर रहा है, जो सरकार हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म, हिंदुस्तान का एकता, हिंदुस्तान की अखंडता को और हिंदुस्तान के दस्तूर को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। मोइनुद्दीन साहब, मेरा सवाल सिर्फ इतना था कि आप अपोजिशन के इत्तेहाद की बात कर रहे हैं, अपोजिशन के अलायंस की बात कर रहे हैं, गठबंधन की बात कर रहे हैं। टीएमसी और लेफ्ट का मिशन एक ही है, बीजेपी, पीएम मोदी। लेफ्ट और टीएमसी में दरार दिखी, लेफ्ट स्टेज पर मौजूद नहीं था, मतलब आप लोगों का इत्तेहाद एक तरह से मुकम्मल नहीं है। तमाम पार्टी के अगर कोई किसी के माने सुप्रीमो नहीं आया है तो उनका रिप्रेजेंटेटिव आया है, ऐसा तो नहीं है। आप देखिए उत्तर प्रदेश से अगर मायावती नहीं आई तो उनका रिप्रेजेंटेटिव आया है, और अगर कांग्रेस का लेफ्ट से कौन शामिल हुआ नहीं आया तो उनका 2 रिप्रेजेंटेटिव आया है। वेस्ट बंगाल लेफ्ट से कौन आया? तो आप इस रैली में मोइनुद्दीन साहब, हिंदुस्तान के जितने भी अपोजिशन लीडर हैं वो तमाम के तमाम आए और तमाम ने एक सुर होकर कहा कि इस मुल्क को अगर बचाना है तो मोदी को हटाना है। लेफ्ट से कौन आया? हाँ देखिए, ऐसा है कि जो नहीं आया मैं समझता हूं
कि जो यूनाइटेड इंडिया के इस रैली में जो नहीं आया उन पे सवालिया निशान लगाना चाहिए, क्योंकि हमारी लीडर ममता बनर्जी ने सबों को दावत दिया था, सबों को बुलाया था, सबों से ये अपील की है कि आप लोग आइए और एक साथ मिलकर हम लोग जो है बीजेपी के खिलाफ और इस मुल्क को बचाने के लिए आगे आए। तो जो नहीं आए आप समझ सकते हैं, उनकी नीयत समझ सकते हैं। बंगाल की सरजमीन में तो हम लोग देख रहे हैं कि जितने भी मैं इसका जवाब लूंगा। आमिर हैदर ज़ैदी साहब कुछ देर में जुड़ेंगे, मैं उनसे भी उनसे जवाब लूंगा इसका जो बातें आपने कही हैं। अब्दुल हफीज गांधी साहब, सवाल ये उठता है कि जो इत्तेहाद स्टेज पर नजर आ रहा था, जो ताकत अपोजिशन की स्टेज पर नजर आ रही थी, क्या वाकई में सच्चाई में वही ताकत अपोजिशन की पर्दे के पीछे भी है? देखिए हुरैरा साहब, एक बात कहूंगा कि बार बार ये कहा जाता है मोदी वर्सेस ऑल। मैं समझता हूं कि ये गलत नैरेटिव देश के अंदर जानबूझ के फैलाया जा रहा है और बिठाया जा रहा है, बल्कि हकीकत ये है कि एक तरफ अलायंस है, दूसरी तरफ भी कुछ अलायंस बन रहे हैं इस देश के अंदर। हमारा ये मानना है कि एक अलायंस को हटाने के लिए दूसरा अलायंस बन रहा है। एक जो अलायंस अभी जो रूलिंग अलायंस है, इसकी हकीकत देखिए कि 47 पार्टीज से शुरू हुआ था और पिछले 4.5 साल में 16 पार्टीज एनडीए के अलायंस को छोड़ चुकी हैं। 5 पार्टीज इनसे नाराजगी जो है जाहिर करती रहती हैं और तरह तरह की धमकी देती रहती हैं। तो इनका जो अलायंस है, मैं समझता हूं कि उसको देखना चाहिए। जो दूसरा अपोजिशन का अलायंस है वो बहुत स्ट्रांग अलायंस है। हमने उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को इन्वॉल्व किया, एक मजबूत अलायंस बनाया। अलग अलग प्रदेशों में भी मैं समझता हूं कि स्टेट स्पेसिफिक अलायंसेस हो रहे हैं जो बहुत मजबूत है। हम समझते हैं कि जो जहां पर मजबूत है उसको पूरा मौका देना चाहिए कि वो एनडीए को हराए। ये लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है कि मोदी को हटाना है, बल्कि एक ऐसे पद पर बैठे हुए व्यक्ति को हटाने की बात चल रही है जो प्रधानमंत्री है, जो असफल रहे हैं, जो फेल रहे हैं, जिन्होंने अर्थव्यवस्था बर्बाद कर दी, जिन्होंने संवैधानिक संस्थाओं को बर्बाद करने का काम किया, कमजोर करने लेकिन का काम जिस अलायंस के, जिस गठबंधन की, महागठबंधन की बात कर रहे हैं, वही अगर अलग अलग स्टेट में आप चले जाइए तो बिखरा हुआ नजर आता है ये अलायंस। यूपी की मिसाल आपके सामने है। देखिए, मैं समझता हूं कि दो चीजें हैं। एक होता है कि नेशनल लेवल पर कोई अलायंस बनना, दूसरा होता है कि जो स्टेट में अलायंस बन रहे हैं अलग अलग, उनको हम स्टेट स्पेसिफिक अलायंस कह सकते हैं। जैसे हमने उत्तर प्रदेश के अंदर एक अलायंस किया, बिहार के अंदर भी कुछ रीजनल पार्टीज को जोड़कर एक अलायंस हो सकता है। इसी तरह से दूसरे प्रदेशों में यही फॉर्मूला हो सकता है। मकसद जो है वो ये असफल सरकार, ये फेल्ड सरकार को कहीं ना कहीं हटाने का है, क्योंकि अगर हम युवाओं को रोजगार देना चाहते हैं, अभी हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना चाहते हैं, संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत करना चाहते हैं, और अगर हम लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, तो सबकी लड़ाई जो है वो ये होनी चाहिए कि किस तरह से ये जो फेल्ड सरकार है ये जाए, और इसके लिए चाहे नेशनल लेवल पर कुछ लोग अलायंस करें या स्टेट स्पेसिफिक अलायंस करें। हम समझते हैं कि दोनों तरीके के अलायंस का स्वागत होना चाहिए। ठीक है, अफजल अब्बास साहब, काफी देर से आप वेट कर रहे हैं। सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि क्या वाकई में एनडीए के मुकाबले में एक और महागठबंधन अब सामने आ रहा है, और कहीं ना कहीं एनडीए में घबराहट है इस महागठबंधन को लेकर? अब हुरैरा साहब, मैं बड़ी यकीन के साथ आपको कहता, कोई घबराहट नहीं है। एनडीए के जितने भी लोग हैं वो इंटैक्ट है। मुझे 2-3 बात करनी है। कांग्रेस के भी प्रवक्ता बैठे हुए हैं, टीएमसी साहब बैठे हुए हैं, और सपा के भी नेता बैठे हैं या प्रवक्ता जो भी हैं जी। आप इतने घबराए हुए हैं, और उसकी घबराहट के बुनियाद पे सारे लोगों को एक मंच पर लाके ये शो करना चाह रहे हैं कि हम यूनाइट हैं। लेकिन मैं यकीन के साथ, आप बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि ये मतलब के बुनियाद पे अपने सियासी वजूद को बचाने के लिए ये लोग कर रहे हैं। अगर ये इनसे पूछा जाए कि सबके सब इकट्ठा थे, तो ये इनको तस्लीम कर लेना चाहिए था उसी में किसी को नेता कि इनके नेतृत्व में देश स्तर पे हम लड़ेंगे। ये होने वाला नहीं है। नंबर 1 नहीं, देखिए अफजल अब्बास साहब, उस दिन मेगा रैली में ये तो तमाम पार्टियों के लीडरों ने कहा कि हमारा लीडर कौन होगा चुनाव के बाद हम तय करेंगे। इसका मतलब यह है कि इनके पास, वही तो मैं कह रहा हूं, इनके पास माध्यम से तो ये जरिया से ये काम होगा ना। ममता बनर्जी दावेदार हैं, कई लोग दावेदार हैं। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान की अवाम, एक सेंटेंस में अपनी बात को खत्म कर रहा हूं कि हिंदुस्तान की अवाम 25 लाख करोड़ बजट पे को जरूर देखेगी कि किसके हाथ में सौंपा जाए। और ये 25 लाख करोड़ का जो बजट सामने आएगा तो सोच समझ के हिंदुस्तान की अवाम देगी।
सब जितने लोग भी लगभग सब पे कहीं ना कहीं ये आरोप से घिरे हुए, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त है। इसलिए ये जो गठबंधन है वाकई ये ठगबंधन है और वक्त का इंतजार किया जाए। ठीक है। सुरेंद्र राजपूत जी, चेहरे को लेकर और लीडर को लेकर हमेशा सवाल उठते रहे और फिर वही सवाल उठाया जा रहा है कि इस महागठबंधन का चेहरा कौन होगा। सर बिल्कुल अबू भाई, ये सवाल कौन उठा रहा है? उस जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता जिन्होंने पूरे के पूरे बिहार में चुनाव हमारे साथ लड़ा, हमारे साथ सरकार बनाई और उसके बाद ठगी करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए, अपना डीएनए को खराब बताने वालों के साथ। जब तक ये हमारे साथ थे इनका डीएनए खराब था और जब ये एनडीए के साथ हो गए तो इनका डीएनए ठीक हो गया। आज की डेट में ऐसे बिहार के ठग, ऐसे बिहार के ठग, ऐसे बिहार के ठग और ऐसे बिहार के ठगों के का कोई भी जवाब मेरे ख्याल से इनको जनता भी देगी, इनको तो जनता सड़क पर देगी जवाब। मैं आपको पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूं, जो आपने बिहार के जनादेश का अपमान किया है ना, उस अपमान का जवाब तो इतिहासों में भी आप लोगों को तो जयचंद और क्या नाम कौन कौन क्या क्या कहा जाए उससे भी कम है, क्योंकि आपने जनता का जनादेश का अपमान किया है। जेडीयू के लीडर साहब अफजल अब्बास साहब, और आप इस तरीके की बात करते हैं। अब आ जाइए आप नेताओं पर, हम आपको नेताओं की भी बात बता दें। हमने अपने गठबंधन में लालू जी का ज्यादा था एमएलए, लेकिन आपके नेता को गलती की बना करके, चूंकि जबान थी, आपके नेता को नेता बनाया। इसी तरीके से इसी जगह पर जैसे ही चुनाव खत्म होगा, लोग जीतेंगे, गठबंधन सामने आएगा, वो अपना नेता आप तय कर लेगा। आप जैसे ठगों को हमें न जवाब देने की आवश्यकता है और न ही आप जैसे ठगों को और चोरों को, जो 30,000 करोड़ के चोर हैं, न उनको हमें जवाब देने की आवश्यकता है और न ही उनसे कहीं कोई सीख लेने की आवश्यकता है, क्योंकि चोर चोरी सिखाएगा और ठग ठगी सिखाएगा। 22 सीट 24 सीट पे वो भूल रहे हैं लालू यादव के बारे में। इतिहास के फ्लैशबैक में जाइए, जब इंडिया इंटेक्ट था बीजेपी के साथ कुछ बोलते रहिए, आरजेडी 22-24 सीट बन गई थी। अरे भाई आप तो 4 सीटें 27 आपके जो मानस पिता हैं, आपके जो मानस पिता हैं, जिन्होंने आप क्या नाम इसको प्रशांत किशोर को आपके यहां उपाध्यक्ष बनवाया है, उस मानस पिता की पार्टी 2 सीटों पर सिमट गई थी अकेले। 70% वोट कौन लाया था? वकालत करनी पड़ रही है। आप कांग्रेस आरजेडी मिलकर 2 सीट लाए हजूर। जरा कभी सोचिएगा, 2 सीट लाए थे, 2 सीट। हम अकेले लड़े तो 17% वोट लाए। क्या बात कर रहे हैं? सोचिएगा कभी। ये मैं सोच रहा हूं, मैं सोच के जवाब दे रहा हूं नेशनल चैनल पे। आपको उस ठग का आपको बचाव करना पड़ रहा है। बात पूरी हो गई, अव्वल साहब आपकी बात हो गई। मैं तो और आप दोनों मिलकर आरजेडी कांग्रेस, ठीक है अव्वल साहब, मैं दोबारा आऊंगा आपके पास, दोबारा मौका दिया जाएगा। सुरेंद्र जी आपकी बात पूरी हो गई। अमीर हैदर जैदी साहब इस अब मेरे साथ जुड़ गए हैं, सीपीआई लीडर है अमीर हैदर जैदी साहब, आपका भी इस्तकबाल करते हैं। अमीर हैदर जैदी साहब, कोलकाता में इतनी बड़ी रैली अपोजिशन की हुई, तमाम पार्टियों के लीडर मौजूद थे, लेकिन उसमें लेफ्ट नहीं था, लेफ्ट से कोई लीडर नहीं था। मेरे साथ टीएमसी के लीडर मौजूद हैं, मोइनुद्दीन शम साहब जो कि एमएलए, उन्होंने कहा कि भाई हमने लेफ्ट को भी दावत दी थी लेकिन उनकी तरफ से कोई शामिल नहीं हुआ। सच्चाई क्या है? देखिए मैं आपको बताता हूं, देश का प्रधानमंत्री चुने हुए एमपी चुनते हैं, कोई राजनीतिक पार्टियां देश का प्रधानमंत्री नहीं चुनती। और जो देश के प्रधानमंत्री चुनने की बात कर रहा है वो संविधान मुखालिफ काम करता है और संविधान के आत्मा के विरुद्ध बात करता है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, मेरा तो ये मानना है। अब मैं आ जाता हूं, हमारा नेता, हम नेता से समर्थन नहीं करने जा रहे, हम नीतियों की बात कर रहे हैं। हमारा समर्थन या हम उस गठबंधन का पार्ट होंगे जो किसानों की बात करेगा, जो बेरोजगारों की बात करेगा। पिछले 5 साल के अंदर जो जो सड़कों पर आंदोलन हुआ, मेरा सब सवाल है पूरे पैनल से, सत्ता से भी और विपक्ष से भी। सत्ता उस पर डंडे बरसवा रहा था और विपक्ष घर में बैठा था, चाहे वो 2016 का दरोगा अभ्यर्थी हो या 2013 का सिपाही अभ्यर्थी हो या आंगनवाड़ी वर्कर हो या शिक्षा मित्र हो या किसान हो, यानी जो भी लेफ्ट सबसे नाराज है जैदी साहब, लेफ्ट सबसे नाराज है, चाहे वो सरकार हो या अपोजिशन, विपक्ष। मैं बिल्कुल बात कह रहा हूं। अच्छा, वो कलकत्ता के अंदर जो रैली हो रही थी वहां पर एक नारा उछला
कि मोदी जी जो फासिस्ट हैं वो संविधान को नहीं मानते। मैं भी मानता हूं मोदी जी संविधान को नहीं मानते, फासिस्ट हैं, लेकिन ममता बनर्जी भी तो फासिस्ट हैं, वो भी तो संविधान को नहीं मानती, वो भी तो विपक्ष की वहां रैली नहीं होने देती। अब चुनाव का मौसम आ गया है, अब हमें गठबंधन करना है और गठबंधन सत्ता के लिए करना है। मेरा एक स्पष्ट मानना है कि एक गठबंधन इस देश के बेरोजगार युवाओं का भी हो जाए, एक मंच बना लिया जाए जिसमें किसान भी शामिल हो, जिसमें आंगनवाड़ी वर्कर भी शामिल हो, जिसमें वो केंद्र सरकार सेंट्रल यूनिवर्सिटी का शिक्षक भी शामिल हो जो एडॉक बेसिस पे काम कर रहा है, जिसके 20-20 साल की जिंदगी गुजर गई। बिल्कुल, यानी आपकी बातों से अमीर हैदर जैदी साहब लग रहा है कि लेफ्ट का रास्ता इस अपोजिशन से भी अलग है, इस अलायंस से भी अलग है और सरकार से तो हाई है। कहीं एक अलग रास्ता ही नजर आ रहा है लेफ्ट का 2019 में। मैं फिर आऊंगा, सत्ता के लिए लड़ाई लड़ रहा है। लोकतंत्र के अंदर दो चीजें होती है, एक सत्ता होता है, एक सत्ताधारी दल होता है, विपक्ष होता है। हर आदमी सत्ता के लिए लड़ रहा है। मैं चाहता हूं कि अगर लोकतंत्र को मजबूत करना, देश को मजबूत करना है तो विपक्ष को मजबूत कीजिए। अगर विपक्ष मजबूत होगा तो ये सड़कों पर सत्ता जो डंडे पर, तो विपक्ष में अपोजिशन में मजबूती जब नजर आएगी जब सब एक होंगे। यहां तो सब बटे हुए हैं। नहीं चाह रहे हम लोग, मगर आप तो दूसरे रास्ते में हटने की कोशिश कर रहे हैं। जी मोइनुद्दीन साहब कुछ कह रहे हैं आप, मुझे ब्रेक पर जाना है, जल्दी से रिएक्शन दीजिए 30 सेकंड में। नहीं, देखिए वो ऐसा है कि जैदी साहब जो कह रहे हैं तो इससे फायदा जो है वो बीजेपी को होने वाला है। अभी सबसे बड़ा सवाल यह है कि अभी हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है जो इस मुल्क को तबाही और बर्बादी के दहाने पे ले जा रहा है। पहले हम उससे लड़ाई लड़ेंगे, उसके बाद फिर बाकी सवालात आ सकते हैं। और जहां तक किसानों का ताल्लुक है जैदी साहब, आपको अच्छी तरह से याद है कि किसानों के साथ जो है जिस तरह से लगाते हो, राजनीतिक हत्या कराते हो, चर्चा जारी रहेगी, हमारा डिबेट इसी पर जारी है। छोटा सा ब्रेक लेंगे। बड़ा सवाल ये उठता है कि सबका मिशन एक है, लेकिन कहीं ना कहीं यह पोजीशन एक तरह से बटा हुआ नजर जरूर आ रहा है। लेकिन अब कोलकाता में मुलाकातें हुई है, रैली हुई है, क्या इस अपोजिशन में इत्तेहाद होगा या इत्तेहाद पर इत्तेफाक बनेगा? तो कोलकाता रैली में अपोजिशन ने इत्तेहाद का मुजाहरा किया और इस इत्तेहाद को मजबूत दिखाने की हर कोशिश की है। लेकिन बड़ा सवाल यही उठता है कि मुलाकातें हो रही हैं, जो फासला है क्या वो फासला इन मुलाकातों से कम होगा या कुर्बत होगी और इत्तेहाद एक तरह से मजबूत होगा? इसी पर लगातार हम बात कर रहे हैं। ब्रेक के बाद अब्दुल हफीज गांधी साहब आपके पास ही आना चाहूंगा कि बार बार सवाल यही उठ रहा है, लीडर कौन होगा, चेहरा कौन होगा, और हमेशा अपोजिशन की तरफ से यह होता है कि इत्तेहाद बहुत मजबूत है। लेकिन अब्दुल हफीज गांधी साहब, बेंगलुरु में कुछ दिन पहले कुमारस्वामी की ओथ सेरेमनी में हमने देखा था कि मायावती और सोनिया गांधी जी हाथ में हाथ डाले नजर आई थी, और उसके बाद अब 6-7 महीनों के बाद आप तस्वीर देख सकते हैं कि उस इत्तेहाद की, उस अलायंस की या उस तस्वीर की हालत यूपी में क्या हुई है। कैसे माना जाए कि अपोजिशन मजबूत है? देखिए मैं आपको देखिए, जहां तक चेहरे का सवाल है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी पहले ही कह चुके हैं कि चेहरा जो भी होगा वो चुनावों के बाद तय हो जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 2004 में कौन सा चेहरा था? दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा चेहरा थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी का चेहरा था, लेकिन इस तरफ विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं था, लेकिन फिर भी चुनाव जीते और फिर काफी सालों तक जो है सरकार चलती रही। तो चेहरा जरूरी नहीं है, जरूरी है मुद्दे, जरूरी है लोकतंत्र, जरूरी है संविधान, संवैधानिक संस्थाएं, अर्थव्यवस्था, रोजगार, गरीबी हटाना। तो हम समझते हैं कि मुद्दे बहुत ज्यादा जरूरी है। जहां तक नेता का सवाल है तो जैसा अभी आमिर जैदी साहब बोल रहे थे कि आफ्टर इलेक्शन ये फैसला एमपीज को करना है कि किसको चुनना है, तो हमारे लिए चेहरा जरूरी नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बार बार बोल रहे हैं कि 2019 में नया प्रधानमंत्री होगा, 2019 में जो भी अलायंस फॉर्मेशन होगा वो लोग बैठकर ये फैसला लेंगे कि कौन जो है उस पूरे के पूरे गठबंधन को लीड करेंगे। लेकिन क्या सिर्फ, और मैं भारतीय जनता पार्टी के जो रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं, मोदी जी तो फेल हो चुके हैं, क्या ये एक भी नाम गिना सकते हैं जो इनके पास प्रधानमंत्री का कोई चेहरा है? क्या इनके अंदर इतनी हिम्मत है कि मोदी जी जो फेल्ड प्राइम मिनिस्टर हैं उनके अलावा कोई एक नाम गिना सके? इनका, अगर इनकी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी है तो ये बताएं कि इनके पास कोई लीडर है। ये नहीं बता सकते क्योंकि पूरे का पूरा वहां पर अनडेमोक्रेटिक सेटअप है और ये इनके पास कोई चारा नहीं है।
एक फेल्ड प्राइम मिनिस्टर को ही 2019 में दोबारा से प्रोजेक्ट किया जाएगा। जो सवाल अब्दुल हफीज गांधी ने उठाया वो तो है, लेकिन अतुल शाह जी सवाल ये भी उठा है कि बीजेपी या एनडीए इस पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं कि अपोजिशन का चेहरा होना चाहिए? अरे यही कह रहे हैं, इनके पास, हमारे पास मुद्दे भी है, हमारे पास मोदी जी का नेतृत्व भी है। मैं पहले भी बोल चुका हूं कि लोगों ने पहली बार 30 साल के बाद एक निर्णायक सरकार दी है और 282 सीट भारतीय जनता पार्टी को दी है। लोगों ने रिजेक्ट कर दिया इन्हों को और आगे भी रिजेक्ट करने वाले। लेकिन अब बहुत बदलाव आ चुका है, बहुत चेंजेस आए हैं 5 साल में। अतुल शाह 5 साल में बहुत चेंजेस आ गए हैं और अभी 5 राज्यों में आपको रिजेक्ट किया है, मोदी जी की लीडरशिप को रिजेक्ट किया है। इलेक्शन तो आप ये बताइए, मोदी जी के अलावा कोई नाम बताइए। मोदी जी तो फेल्ड है। वो देखो आपके जो हमारे तो वो आपके कहने से तो फेल हो नहीं सकता है ना। जनता मोदी जी को प्यार करती है और आप आज की डिबेट है, ठीक लीजिए, आप बोल लीजिए। आज ममता जी जिस तरह से वहां कलकत्ता में प्रधानमंत्री के सपने देख रही है और आप कह रहे कि हमारा कोई लीडर नहीं है, ऐसे ही सब सपने देख रहे हैं। मायावती जी भी सपना देख रही हैं। आप उसका कुछ करिए, ये शो ऑफ स्ट्रेंथ से कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, यहां पर आप एकत्रित हुए, देश की जनता सारा, ये नाटक, ये ठग बंधन है, ठग बंधन। ठीक है, ये गठबंधन नहीं है। मैं सुरेंद्र जी आपके पास आता हूं। मोइनुद्दीन शम्स साहब, क्या वाकई में ममता बनर्जी ने एक तीर से कई निशाने किए हैं और कहीं ना कहीं वो 2019 का चेहरा एक तरह से बनना चाहती हैं, जिस तरह से मेगा शो उन्होंने किया है, बीजेपी जिस तरह से इल्जाम लगा रही है? देखिए ऐसा है, बहुत क्लियर कट बात है कि हमारी लीडर ममता बनर्जी ने बार बार एक बात पे जोर दिया है, वो ये है कि जिस स्टेट में, जिस रियासत में जो अपोजिशन पार्टी मजबूत है, हमें उनका हिमायत करना है और हिमायत करके इस मुल्क से भ्रष्टाचार जो सरकार है, जो फिरका परस्त सरकार है, जो सरकार मुल्क के संविधान को ख़त्म करना चाहती है, उस सरकार के खिलाफ, उस पार्टी के खिलाफ मुत्तहिद होना है। अब जाहिर बात है कि बार-बार एक बात कही जा चुकी है कि हम जहां मजबूत है, जब राजस्थान में कांग्रेस जीती तो हमारी वज़ीर आला ममता बनर्जी ने पहले ही उन्हें पेश किया। जाहिर बात है कि जहां रैली से डर रहे हैं वहां पर, वो जो है लीडरशिप देगा। कर रहे हैं आप। अब रह गया बात संविधान की बात कर रहे हैं। देखिए 19 तारीख के मंच में साफ लफ्जों में तमाम लोगों ने क्लियर कर दिया मेरे भाई, वो इतना आसान नहीं होने वाला है। जो है से इसको मुद्दा को लाने की कोई जरूरत नहीं है। हम कलेक्टिव लीडरशिप के जरिए इस मुल्क को बचाने की लड़ाई लड़ेंगे और आवाम तैयार है, क्योंकि 2014 में, यहाँ ये बात सही है, 2014 में जिस तरह से मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने आवाम को मैंने सपने दिखाए थे, आवाम ने देख लिया 4.5 साल में कि वो तमाम के तमाम सपने झूठे थे। अच्छे दिन के सपने, करोड़ों नौजवानों को नौकरी देने का सपना, ठीक है, तमाम चीजों का जो सपना इन्होंने दिखाया था, वो तमाम। लेकिन मोइनुद्दीन जो सवाल अतुल शाह ने किया है कि वेस्ट बंगाल में अपोजिशन को टीएमसी दबा रही है, वहां पर बीजेपी की रैलियां नहीं होने दी जा रही हैं, लीडरों के हेलीकॉप्टर्स नहीं उतरने दिए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं अपोजिशन को दबाया जा रहा है वेस्ट बंगाल में। देखिए ये मामला को ये तो है ना, जो बीजेपी है वो या टीएमसी है, दोनों फासिस्ट हैं। कोशिश की जा रही है, हम लोग दोनों फासिस्ट हैं। कल तक बीजेपी कहती थी ममता बनर्जी दुर्गा का अवतार है, आज क्या हुआ बीजेपी को वो दुर्गा का अवतार क्यों नहीं रही? यहाँ हर आदमी को अपना बोलने का हक है। नहीं तो जब जमहूरियत है, सबको बोलने का हक है, बीजेपी को क्यों नहीं बोलने दिया जा रहा है? अमित शाह की रैली को क्यों रोका जा रहा है? ममता बनर्जी के बोलने का हक नहीं है कि हमारी वजीर आला का भी जो हेलीपैड का उतारने का जो हेलीपैड की जगह है उसको चेंज करना पड़ा है, कई बार चेंज करना पड़ा है। मैं जहां से जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ता हूं, जहां से मैं जीत कर आया हूं, नल्हाटी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी बीरभूम जिला में, जब मेरी ममता बनर्जी, मुझे आज भी याद है 2014 में जब वो हमारे बीरभूम जिला में आई थी, नल्हाटी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में आई थी, तो 2-3 जगह हेलीपैड की जगह को तब्दील करना पड़ा था हम लोगों को। तो ये
नहीं तो अपोजिशन की रैली पर पाबंदी क्यों? इसको गलत अंदाज से अपोजिशन की वेस्ट बंगाल में आप इतना बड़ा मेगा शो करते हैं। मोइनुद्दीन जी, वेस्ट बंगाल में कोलकाता में आप इतना बड़ा मेगा शो अपोजिशन का करते हैं, लेकिन वेस्ट बंगाल की अपोजिशन बीजेपी अगर वहां पर रैली करना चाह रही तो उस पर पाबंदी क्यों? कि ब्रिगेड क्या एक छोटा सा एक मैदान में भी आदमी नहीं ला सकते हैं। जाहिर बात है कि ये बात जो है कि हमारे यहाँ हम किसी को किसी भी चीज में तो ममता बनर्जी दुर्गा का अवतार थी और सबों को हक है और सब दोनों ने मिलकर कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं की हत्या की बात है कि पश्चिम बंगाल में एक बंगाल का भी सोचा नहीं है, जनता पार्टी के लिए नहीं है, इसलिए ये बुखलाए हुए हैं। ठीक है, सुरेंद्र राजपूत जी, ममता बनर्जी इतना बड़ा मेगा शो करती है, इतनी बड़ी रैली करती है, लेकिन अपोजिशन को ना बोलने दिया जाना, उसकी रैलियों पर रोक लगाना, इसे कैसे आप देखते हैं? कोई रैली पर रोक नहीं लगा है और ये संविधान की बात कर रहे हैं। लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार है और लोकतांत्रिक भावनाओं में सबको बोलने का अधिकार है। और पहले भी बंगाल में रैली नहीं, जिस तरीके की हेट्रेट स्पीच की बातें भारतीय जनता पार्टी और जो वो बस चला रही थी, वो जो उनकी यात्रा निकालने की बात थी, उसको ममता बनर्जी ने ही नहीं, हाई कोर्ट ने भी अपहोल्ड किया, सुप्रीम कोर्ट ने भी रोका उसको। आप ममता बनर्जी के ऊपर आरोप लगा करके सरकार के ऊपर आरोप लगा सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगाई है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को भी आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। एक मिनट सर, अब मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं किसी के बीच में नहीं बोला ना, नहीं है। मैं आपको एक मिनट, आप अब मेरी बात हो जाने दीजिए। वो क्या नाम जो भी है शाह साहब, तो आप हमारा क्या नाम, हम तो आपके बीच में आप तमाम उल्टे सीधे आरोप लगा रहे थे, हम नहीं बोले आपके बीच में। तो हम आपसे एक चीज कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जिस रूलिंग को कर रहा है, तो उसमें किसी राजनीतिक नेतृत्व को आप बात करें तो मेरे ख्याल से उचित नहीं। दूसरी बात, अभी शाह साहब ने पूछा कि हमारा नेता कौन, हमारा क्या कौन। हम तो आपसे यह पूछते हैं शाह साहब कि क्या नाम, महाराष्ट्र यूनिट ने नितिन गडकरी, आरएसएस की महाराष्ट्र यूनिट ने, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने महाराष्ट्र की यूनिट आरएसएस से बाकायदा एक प्रस्ताव पारित हुआ कि नितिन गडकरी विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्रॉम बीजेपी साइड। तो क्या आप उसको मानते हैं? किसने बता दिया? अगर आप उसको मानते हैं तो हाँ कीजिए। बता दिया ये क्या ये बात बाकायदा टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट, हमारे यहाँ मुद्दे भी हैं, मोदी जी भी हैं, रिपोर्टिंग भेज देता और ये और दूसरी बात, एक मिनट बोलिए मत सर, सवाल सुन लीजिए अबू भाई, सवाल सुन लीजिए। नहीं सुरेंद्र जी, एक और सवाल है, आपके पास जाना और अमीर हैदर जैदी साहब के पास सवाल का जवाब देने नहीं आया। दूसरी बात मैं आपसे, दूसरी बात नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब दे भी नहीं सकते, आपकी क्या नाम, आप दे ही नहीं सकते, आपको तो सवाल सुनने की आदत नहीं है ना मोदी को आदत, ना आपको आदत है, इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं मोदी। मैं आपको दूसरा कि पिछले आप 2014 में घोषणा पत्र उठाइए, ये तो घोषणा पत्र का कौन सा आपने वादा पूरा किया? आप मुझे बता दीजिए, क्या 15 लाख रुपए आ गए, 10 करोड़ रोजगार आ गए? अपना नाम, अरे वो 18 घंटे अपनी रैलियां करता है, कुछ नहीं करता, वो खाली बातें करता है, वो अपने मन की बात करता है, मन की बात सुनता नहीं है किसी की। अरे ये आपकी बात पूरी सुरेंद्र जी बहुत समय दे दिया, मोदी जी ने अतुल शाह जी, मैं फिर आता हूं आपके पास, अफजल अब्बास साहब के पास जाना मुझे। बात पूरी हो गई आप लोगों की। अफजल अब्बास साहब, बीजेपी या एनडीए की तरफ से कहा जाना कि इस गठबंधन का कोई चेहरा होना चाहिए, क्या वाकई में एक डर सा है कि अपोजिशन की तरफ से अगर कोई चेहरा होगा तो मोदी जी से मुकाबला करना आसान होगा? डर नहीं, देखिए हिंदुस्तान की तारीख में ये बताया जाए, सबसे बड़ी बात है कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र में एक अच्छी अपोजिशन होना अच्छी बात है। मैं इसको मैं जाती तौर पे भी कह रहा हूं कि अपोजिशन स्ट्रांग होना चाहिए, लोकतंत्र की यही खासियत है। लेकिन आपके पास उस तरह अगर ये शो कर दे, चूंकि इतने ज्यादा ही एम्बिशियस लोग हैं, कई लोग प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, इसलिए इनकी मजबूरी नहीं करते, ये इंतजार कर रहे हैं कि बाद में कोई एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर हम बन जाएंगे, वो बन जाएंगे, ये बन जाएंगे, इस चक्कर में भी अलायंस नहीं करके अनाउंस नहीं कर पा रहे। मेरा मानना है कि एनडीए का इकलौता चेहरा
आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो वैसे किसी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए। ये न लड़े उनकी अपनी बात है, लेकिन क्वेश्चन तो हिंदुस्तान की आवाम तो उठाएगी ना। नहीं तो चेहरे तो अभी आप राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के चुनाव देख लिए, बीजेपी का कोई चेहरा नहीं, कांग्रेस का चेहरा नहीं था, माफ कीजिएगा। देखिए असेंबली की बात नहीं, हम पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं। असेंबली पार्लियामेंट फर्क है। आप पार्लियामेंट में जैसे एनडीए के नरेंद्र मोदी जी 2014 के एनडीए के चेहरा थे, चुनाव लड़ा गया, आज भी है। तो मेरा कहना है कि अगर ये होता तो समझ में आती, यूनिटी जाहिर होती, लेकिन सिर्फ दिखावा है और अपने अस्तित्व के लिए, अपनी एग्जिस्टेंस के लिए ये दिखा रहे हैं कि हम एकजुट हैं। देखिए बाद में बंदरबाट होगा। अच्छा, अमीर हैदर जैदी साहब, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से अफजल अब्बास साहब कह रहे थे कि बाद में बंदरबाट होगा, लेकिन जिस तरह से इस इत्तेहाद की अगर हम बात करते हैं तो तस्वीर निकलकर यही आ रही है कि ये इत्तेहाद चुनाव के बाद, नतीजों के बाद के ही लिए एक तरह से हो रहा है। जो तस्वीर होगी उस तरह से फिर इत्तेहाद बनेगा। देखिए, हमारी बहस होनी चाहिए कि सत्ताधारी दल ने जो वायदे किए थे वो 5 साल में पूरे किए नहीं किए। इस सत्ताधारी दल ने यह कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे। नौकरियों जैसे को भी जुमला इन्होंने करार दे दिया। हम बहस क्या पे कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए, जो संविधान की मूल आत्मा के खिलाफ है, मूल धारणा के अवधारणा के खिलाफ है। हमारी बहस ये होनी चाहिए कि 5 साल तक जो वायदे किए थे सत्ता ने वो पूरे किए या नहीं किए, और विपक्ष ने अपनी भूमिका ईमानदारी से निभाई या नहीं निभाई। सही। मैं इनसे सबसे पूछना चाहता हूं जितने बहस का हिस्सा है, मेरे कुछ मुद्दे हैं, ये उनका जवाब दे दें और कहें कि 2019 में इस एजेंडे के साथ जा रहे हैं। देश का मजदूर कह रहा है कि 12,000 में दम नहीं, 18,000 से कम नहीं, उसका स्लोगन है, उस पर बहस नहीं हो रही। देश का किसान कह रहा है कि मुझे अपनी फसल का उचित मूल्य चाहिए, उस पर बहस नहीं हो रही है। देश का बेरोजगार जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा में धरना प्रदर्शन करने जाता है, ये डंडे मार के भगा देते हैं और विपक्ष घर में बैठा रहता है, बात उस पर नहीं हो रही। तो मेरा एक सवाल बन जाता है कि एक गठबंधन बेरोजगारों का, किसानों का क्यों नहीं हो जाना चाहिए देश के अंदर, जो 2019 के अंदर इन सारी राजनीतिक पार्टी से पूछे कि 2019 में आप किस एजेंडे पे वोट मांग रहे हैं, बोलना जातिवाद पे वोट मांग रहे हो सही मानो या हिंदू मुसलमान अमीर हैदर जैदी साहब, ये इशू तो होना चाहिए कि जो सरकार में था उसने क्या किया, अपोजिशन ने अपनी जिम्मेदारी निभाई या नहीं निभाई। लेकिन जिस इशू पर हम बात कर रहे हैं अमीर हैदर साहब जिस इशू पर हम बात कर रहे हैं, अमीर हैदर साहब जिस इशू पर हम बात कर रहे हैं, और जो इशू आप उठा रहे हैं कि भाई सरकार ने क्या किया, अपोजिशन ही जब मुत्तहिद नहीं तो सरकार से क्या सवाल पूछेगा। जब लेफ्ट ही अलग खड़ी हुई है, अपोजिशन के बगैर खड़ी हुई है, तो वो सरकार से क्या सवाल करेगी। अबू हुरैरा भाई, मेरा एजेंडा साफ है, मेरा अबू लेफ्ट का एजेंडा साफ है। हम इस देश के किसान के साथ खड़े हैं, हम इस देश की सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अध्यापक के साथ खड़े हैं जिसे एडॉक बेसिस पे करके अपनी जिंदगी गंवा दी। हम 2013 के अभ्यर्थी के साथ खड़े हैं, सिपाही भर्ती के। हम 2016 दरोगा भर्ती अभ्यर्थी के साथ खड़े हैं। हम आंगनबाड़ी वर्कर के साथ खड़े हैं। हम शिक्षा मित्र के साथ खड़े हैं। हम उर्दू अध्यापक के साथ खड़े हैं। हम जदीद उर्दू अध्यापक के साथ खड़े हैं। जो आपका मिशन है कि इस सरकार को इक़्तिदार से बेदखल करना, और जो लोग इसके खिलाफ हैं, आप भी उसी के खिलाफ हैं। देश का बेरोजगार युवा और किसान है। इस मुल्क में जो आप डिफेंस में ओआरओपी है, वो इत्तेहाद वन रैंक वन पेंशन बीजेपी जो सरकार इतने सालों से प्रलंबित था, उसको पूरा करने का काम हमने किया। ये बड़ा आसान है बोलना। ओआरओपी वो तो हमारी आस्था है। राम मंदिर के बारे में बात मत कीजिएगा, राम तो हमारे बात पूरी हो गई। सुरेंद्र राजपूत जी, मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि जो गठबंधन हो रहा है, जो इत्तेहाद, जिस इत्तेहाद की बात की जा रही है, इसमें सबके कहीं ना कहीं अपने फायदे और अपने मफाद एक तरह से छुपे हुए हैं, और कोई पार्टी, चाहे वो इलाकाई पार्टी हो या नेशनल पार्टी हो, कोई अपने पत्ते अभी तक नहीं खोल रही है। सब अपना अपना फायदा देख रही हैं।
देखिए, अपना फायदा देखना या किसी का फायदा देखना ये प्रश्न नहीं है। यहां पर क्या अपना फायदा देख रहे हैं? क्या हर पार्टी के नेता को हक नहीं है प्रधानमंत्री बनने का? ये समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनको भी हक है। बहुजन समाज पार्टी के नेता है, हमको भी उनको भी हक है। कांग्रेस पार्टी, हमारी पार्टी के श्री राहुल गांधी जी को हक है, हम चाहते हैं राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने। लेकिन प्रधानमंत्री तो अबू भाई वही बनेगा ना जिसके पास नंबर्स होंगे। ऐसे तो कोई प्रधानमंत्री बनेगा नहीं। कल की डेट में भाजपा के पास आज 282 सीटें थी, अब 272 रह गई हैं। भाजपा के पास बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बात आपने सही कही। अतुल शादी, अतुल शादी से आप रिएक्शन ले लेता हूं। अतुल शादी, सुरेंद्र राजपूत जी कह रहे हैं कि भाई जिसके पास जितनी ताकत पीएम उसी का बनेगा, जिस पार्टी की तादाद और हिस्सेदारी जितनी ज्यादा होगी पीएम उसी का बनेगा। एक तरह से बात साफ हो गई, जो सवाल आपने किया था उसका जवाब मिल गया। नहीं, ये भी बता दें अगर इनके पास 40 सीटें आई तो क्या नरेंद्र मोदी मेरा यही कहना है। और मैं अब मुझे बोलने दीजिए, अब मुझे बोलने दीजिए, जल्दी जवाब दीजिए, फिर मुझे वाइंड अप करना है। वो 40 आप देखो, 40 देखो ऐसा है। बोलने दिया था भारतीय जनता पार्टी, मैंने बिल्कुल बोलने दिया था। जवाब तो सुन लीजिए, जवाब तो सुन लीजिए। आप कह रहे हैं मुंगेरी लाल के सपने मत देखिए, आप मुंगेरी लाल के सपने मत देखिए। आप मेरे को बोलने दीजिए। सपने तो आप देख रहे हो। नहीं बोला था मुंगेरी लाल के सपने। अरे क्यों बोलने दे आपको? आप काहे को परेशान थे? देखो, मैं तो वास्तव में तो लॉजिक के साथ बात कर रहा हूँ। मैंने यही कहा कि निर्णायक सरकार वही लॉजिक है। मैं बोलता हूँ कि 40 सीटें आई भाजपा की, तो आप नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बना पाए। बेरोजगार विरोधी सरकार, किसान विरोधी सरकार अब गिनते रहिए, 5 साल तक रही। आप अब देखते रहिए। अरे ये बोलना बड़ा अच्छा है, किसान विरोधी स्वामीनाथन कमीशन को जंतर मंतर पर मजबूत दिया था, आप देखते रहे। किसान आंदोलन करता रहा, आप उसे नक्सलवादी कहते रहे। डंडे खाता रहा, घर बैठे रहे, आपकी पुलिस अफजल अब्बास साहब समझ गए। तनख्वाह बांधकर आज 34 महीने से अफजल अब्बास साहब, सुरेंद्र राजपूत जी को आपने सुना, उन्होंने कहा कि भाई इस अलायंस में जिसकी जितनी ताकत होगी, जितनी हिस्सेदारी होगी, पीएम का चेहरा उसी हिसाब से बनाया जाएगा, लीडर उसी हिसाब से चुना जाएगा। पीएम का चेहरा वो होगा जो किसानों की बात करेगा, बेरोजगार युवाओं की बात करेगा, वो किसान का चेहरा, प्रधानमंत्री का चेहरा होगा। अफजल अब्बास साहब, मेरी आवाज आप तक आई? जी जी जी, सवाल रिपीट करें भाई साहब। मैं ये कह रहा था, सुरेंद्र राजपूत जी अभी कह रहे थे कि जिसकी जितनी ताकत होगी इस अपोजिशन में, इस अलायंस में, जिसकी जितनी हिस्सेदारी होगी रिजल्ट आने के बाद, उसी का लीडर चुना जाएगा। जी तो जाहिर सी बात है, जिसकी अब लीडर, अब अगर उत्तर प्रदेश की बात कर ले, चाहे मायावती जी हैं, अखिलेश जी हैं, ममता जी हैं, भाई समझ में बात नहीं आ रही है कि जिसको 25, 30, 35 सीट की लाने के बाद कोई ख्वाब देखता हो कि हम देश का प्रधानमंत्री बन जाए, तो देश का दुर्भाग्य कहा जा सकता है। मैं समझता हूं कि उनकी मर्जी, जिसको बना है वो यूपीए का मामला है। यानी सुरेंद्र राजपूत जी, इस तस्वीर में अगर इस तरह के गणित में आप देखें तो कांग्रेस की 10 उंगलियां एक तरह से घी में हैं। लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी, बड़ी पार्टी नहीं, हमारी 10 उंगलियों की नहीं, यहाँ लोकतंत्र को बचाने की बात है। हम बहुत स्पष्ट बात कर रहे हैं, हमने कोई दावेदारी प्रस्तुत नहीं की। हमने कहा कि गठबंधन तय करेगा, गठबंधन का नेता, हर दल के अपने नेता हैं। जाहिर सी बात है कि अभी 3 महीने का वक्त है, अभी तस्वीर और भी बदलेगी। और बल्कि यूं कहा जाए कि इस गणित की अभी एक तरह से सियासत की शुरुआत हुई है, ये इब्तिदा है, अभी पूरी सियासत बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए अमीर हैदर जैदी साहब, अफजल अब्बास साहब, मोइनुद्दीन शम्स, अब्दुल हफीज गांधी जी, सुरेंद्र राजपूत साहब और अतुल शाह जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।